हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पहले पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज को हमने पढ़ा। उसी तरह से डेंस में हमने रेगुलर, इरेगुलर, टेंडन और लिगामेंट और सारी चीज़ों को हमने देखा। अब जो हम बात करेंगे वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। आखिर ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है और इन्हें स्पेशलाइज्ड क्यों कहते हैं और इनका फंक्शन क्या है, इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर शॉर्ट है, छोटा है, आसान है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें टफ है, आपको समझ में नहीं आएंगी। आराम से आप इसे देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको एनसीईआरटी और बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी आगे ले जाके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो, एनसीईआरटी में उसने बहुत ही शॉर्ट में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दे रखा हुआ है, तो कुछ सारी चीज़ों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सी इस एनसीईआरटी से बाहर निकल के इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आपके लिए आसान होगा। ओके, तो स्पेशलाइज्ड का मतलब ही हो गया ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो थोड़ा से डिफ्रेंशिएट हो गए हो आपके लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। तो हमें लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता है। लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी, उनमें आपकी फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जा रही थी। मैंने उसमें क्या बताया, आपकी जो उसमें आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जा रही थी, फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल एडल्ट हो गए या फिर मैच्योर हो के आपकी फाइब्रोसाइट बनाती थी और ये फाइब्रोसाइट आगे जाके प्रोटीन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते थे, फाइबर प्रोटीन या प्रोटीन फाइबर को प्रोड्यूस करते थे, जो कि आपके इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन या कोलेजन होते थे। उसी तरह से सेम अब ये फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा से डिफरेंशिएट होगी। तो डिफरेंशिएट होगी, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगी। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे, 3 तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनता है। एक होता है आपका कार्टिलेज, तो एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट है कार्टिलेज। सेकेंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपका होगा बोन, आपने कार्टिलेज बोन के बारे में पढ़ा होगा। और लास्ट वाला जो आपका होगा वो होगा आपका ब्लड। तीनों के तीनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बस समझने वाली बात है कि आखिर इन्हें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, ब्लड, स्पेशली ब्लड को, कि इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, जबकि इसमें फाइबर्स भी नहीं पाए जाते ब्लड में। ओके, प्रोटीन फाइबर से नहीं पाए जाते, जैसे कोलेजन हो गया, रेटिकुलिन और इलास्टिन प्रोटीन हो गया, इसमें एब्सेंट होता है। रेस्ट ऑफ आपका कार्टिलेज, बोन और उससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपका पाया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कार्टिलेज। हम कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फाइब्रोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट है। अब ये फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है और बन जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट बनता है। फाइब्रोब्लास्ट किस में बदल जाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में बदल जाता है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट एडल्ट होके बनाता है कॉन्ड्रोसाइट, मैच्योर होता है, क्या किस में बदल जाता है, कॉन्ड्रोसाइट में। तो कॉन्ड्रोसाइट वो सेल होती है जो कार्टिलेज को बनाती है। सिंपल सी चीज है। आपने एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने एक जब आपने पिसीज के बारे में पढ़ा, मतलब आपने देखा कि 2 टाइप के एनिमल होते हैं। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर जा, कि जा उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो आपने देखा कि जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम नैथोस्टोमेटा कहते हैं। तो उसमें एक पिसीज था और दूसरा टेट्रापोडा था। पिसीज का मतलब जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं, जा पाए जाते हैं, और उसके अलावा क्या नाम है, उसमें फिर हमने पिसीज को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक आपका था कॉन्ड्रिक्थीज। हमने उसे कॉन्ड्रिक्थीज नाम क्यों दिया, क्योंकि उनका जो इंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ था। और कार्टिलेज जो होता है वो किस सेल से बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बने हुए कार्टिलेज जो होते हैं, जिनके अंदर पाया जाएंगे, उनसे बना हुआ स्केलेटन जिनके अंदर पाया जाएगा, उनको हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं। क्यों, कॉन्ड्रोसाइट। तो नाम आपने पहले ही सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा से पहले मिलता जुलता आपको नाम मिला होगा। तो कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट जिससे बने हुआ स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाया जाएगा वो कॉन्ड्रिक्थीज। उसी तरह से ऑस्ट्रिक्थीज होता है, बोन की सेल होती है ऑस्ट्रिक्थीज। तो ऑस्टियोसाइट से बना हुआ जो जिसके पास इंडोस्केलेटन होगा वो ऑस्ट्रिक्थीज होगा। ओके, कॉन्ड्रोसाइट के बारे में अभी पहले बात कर लेते हैं। तो आखिर कॉन्ड्रोसाइट है क्या, फाइब्रोब्लास्ट,
कॉन्ड्रोब्लास्ट और एडल्ट होके या फिर मैच्योर होके आपका कॉन्ड्रोसाइट बन गया। अब ये कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है कि एक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। आपको मालूम है दिस इज द ग्रुप ऑफ ग्राउंड, दिस इज द कोई भी टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल एंड ग्राउंड सब्सटेंस दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, लेट मी राइट इट हियर। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम कॉन्ड्रिन, दैट इज द कॉन्ड्रिन। अब ये कॉन्ड्रिन है क्या, थोड़ा से देखो एनसीईआरटी से बाहर निकल के हम चीजों को समझ रहे हैं। कॉन्ड्रिन क्या है? कॉन्ड्रिन ग्राउंड सब्सटेंस को कहते हैं जो सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स हाफ सॉलिड होता है, हाफ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होगा। इसमें दो कुछ साल्ट पाए जाते हैं, स्पेशली जैसे इसमें आपका हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, 60 to 70% वाटर पाया जाता है। उसके अलावा आपका इसमें कुछ साल्ट पाया जाता है, जैसे कॉन्ड्रोइटिन साल्ट पाया जाता है, कॉन्ड्रोइटिन फॉस्फेट होगा, सल्फेट, लेट मी करेक्ट इट, सल्फेट होगा। उसके अलावा केराटिन सल्फेट होगा, केराटिन सल्फेट होगा। तो ये सारे साल्ट इसमें पाए जाते हैं और उसके अलावा वाटर है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है और भी सब्सटेंस है। अब ये सारी चीजें किसके साथ मिलके, प्रोटीन के साथ मिलके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनके साथ मिलके ये बदल जाते हैं, आपका बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं। और प्रोटियोग्लाइकन प्लस वहां पे कोलेजन, क्योंकि फाइब्रोसाइट वाला कैरेक्टर अभी इनका गया नहीं है, तो उसमें जो बनता है ना, तो ये सारी चीजें साथ साथ में आपका कोलेजन भी ये प्रोड्यूस करती है। जो कॉन्ड्रोसाइट की सेल होती है वो कोलेजन भी प्रोड्यूस करती है। तो कोलेजन प्लस प्रोटियोग्लाइकन दोनों साथ मिलके एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, जो भी वाटर ज्यादा होता है, इसीलिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबल एंड पैलिएबल होते हैं। ओके, तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड पैलिएबल होते हैं। तो ये कैरेक्टर किसकी वजह से है? ये कैरेक्टर आपका कार्टिलेज की वजह, उसमें प्रेजेंट वाटर की वजह से। तो सॉफ्ट से होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी नोज के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ईयर के टिप, ईयर में पाए जाते हैं, हमारे जो बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, बोन जहाँ पे जॉइंट करती है वहां पे पाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये एक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। किसी ने आपको धक्का मार दिया तो ऐसा नहीं होगा कि सारी बोन अलग अलग हो जाए, वो बोन जुड़ी हुई रहती है, बस थोड़ा से वो आप को झटका लगता है, बट वो फिर वापस अपनी पुरानी रीस्टेट में आ जाती है, पुरानी कंडीशन में वापस आ जाती है। तो ये तो आपका हो गया किस चीज के बारे में? कार्टिलेज के बारे में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा बोन के बारे में। अब हम बात करते हैं बोन के बारे में। बोन के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारी बॉडी में जो हार्ड, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर आपको दिखती है वो सारे बोन ही होते हैं। अब ये बोन एक्चुअली टिश्यू है, डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं, और वो सेल कौन सी है? और स्पेशल उसमें कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाती है, वो जैसे यहाँ पे फाइब्रोसाइट की सेल स्पेशलाइज जो कि उसने कॉन्ड्रोसाइट बनाया, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये वाली सेल किस में बदल जाएगी? ऑस्टियोसाइट में बदल जाएगी। ऑस्टियोब्लास्ट में पहले बदलेगी, ऑस्टियोब्लास्ट में बदलेगी, और फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट किस में बदल जाएगा? ऑस्टियोसाइट में बदल जाएगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट में चेंज हुआ। अब ये ऑस्टियोसाइट जो है ये पाए कहां पे जाते हैं? देखो, मैट्रिक्स जो होता है, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है हार्ड सा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। उसी ग्राउंड सब्सटेंस में कुछ इस तरीके से बॉल की तरह से एक खाली जैसे धसा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जैसे एकदम ऐसे प्लेन नहीं होता, ऐसे धसा हुआ पार्ट होता है, इसमें जाके वो फिक्स बैठ जाती है। इस गोल से या फिर धसे हुए पार्ट को हम लैकुनी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लैकुनी। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लैकुनी के अंदर ये फिट बैठ जाते हैं। जैसे ये आपकी वो धसा हुआ पार्ट है, यहाँ पे ऐसे जाके वो ऐसे फिट जाके बैठ गई सेल। तो इस ऑस्टियोसाइट ऐसे पाई जाती है। अब देखो, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो
तो हमने कार्टिलेज के ग्राउंड सब्सटेंस को समझ लिया, उसी तरह से इनका भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और इनका ग्राउंड सब्सटेंस बना होता है, जैसे ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब मैट्रिक्स इनका बना होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस है। तो पहले हम इनऑर्गेनिक लिख लेते हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक भी पाया जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 60% आपका इनऑर्गेनिक ही होता है, 60% के आसपास आपका इनऑर्गेनिक होता है, रेस्ट आपका जो ऑर्गेनिक होता है वो आपका होता है 40%। तो 40% आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, 60% आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। जो 40% आपका ऑर्गेनिक वाला जो है वो 40% उसमें जो आपका ऑर्गेनिक उसमें ऑलमोस्ट 95% आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। और ऑर्गेनिक के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट 90% 95% क्या होता है, उसमें 95% आपका कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। और हाँ, इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे एक और नाम दिया गया है, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ओसिन भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखें कि ओसिन क्या होता है, ओसिन इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन। तो जो बोन है उसके ऑर्गेनिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओसिन बोलते हैं। बाकी जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें देखो कुछ चीजों के सल्फेट और फॉस्फेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कौन सा फॉस्फेट होगा, मैग्नीशियम का फॉस्फेट होगा, मैग्नीशियम का फॉस्फेट होगा, कैल्शियम का फॉस्फेट होगा। और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो फॉस्फेट होते हैं यही क्या करते हैं, ये फॉस्फेट और कोलेजन के साथ मिलके एकदम हार्ड सा बना देते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस को कैसा बना देते हैं, एकदम हार्ड बना देते हैं। तो आपका मैट्रिक्स हो गया, इसका मैट्रिक्स हो गया, बोन का मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, कार्टिलेज का मैट्रिक्स, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस एक चीज याद रखें, कोलेजन प्रोटीन इसमें भी पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन वहां पे भी पाया जाता है, जो नेक्स्ट वाला हम जो पढ़ेंगे उसमें नहीं। अब देखो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोन का जो फंक्शन है हमें भी पता है, बोन का फंक्शन क्या है। बोन जो है एक फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो कौन बनाता है, यही बोन बना रहा है आपका फ्रेमवर्क। सेकेंड आपका देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं या सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके अलावा फ्रेमवर्क बनाता है। थर्ड है आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो स्केलेटल मसल मतलब बोन के साथ जुड़ी हुई जो मसल्स होती है उनके साथ मिलके ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ होमोपोइसिस में भी काफी यूजफुल होता है। होमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड सेल का फॉर्मेशन, क्योंकि आप देखेंगे जो बॉडी की इलोंगेटेड बोन्स होती है, ज्यादातर जो लंबी बोन होती है, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, इन बोन्स में पाया जाता है बोन मैरो। और बोन मैरो में वो सेल पाई जाती है जैसे आपके ल्यूकोब्लास्ट सेल होती है, आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, आपकी एरिथ्रोब्लास्ट सेल होती है जो मैच्योर होकर एरिथ्रोसाइट बनाएगी, ल्यूकोसाइट बनाएगी और थ्रोम्बोसाइट बनाएगी, थ्रोम्बोब्लास्ट से थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कुछ फंक्शन है, जैसे होमोपोइसिस का फंक्शन हो गया और स्केलेटल मसल के साथ लोकोमोशन का, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का, और साथ ही साथ हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क। तो हमारी बॉडी को शेप देने में, हमारी बॉडी के लोकोमोशन में, ब्लड फॉर्मेशन में कई जगहों पे बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आपका ब्लड है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो जो ब्लड है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये आपको इसके बारे में मालूम है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, इसमें तो ना तो फाइब्रोसाइट सेल पाई जाती है, ना तो इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, तो फिर हम इसे क्यों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्योंकि देखो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन होते हैं, और हर चीज तक पहुंचने का काम, हर चीज को आपस में कनेक्ट करने का काम अगर कहीं से होता है तो वो ब्लड से होता है। ब्लड हर चीज को कनेक्ट करता है। जैसे हार्मोन आपका है सिक्रिएट हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिएट हुआ और उसको टेस्टोस्टेरोन बनाना है। हार्मोन कौन सा है, FSH, LH जो भी है, वो वहां से सिक्रिएट हुआ, टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस क्या करना शुरू कर देगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रिएट करना शुरू कर देगा। क्यों शुरू करेगा, किसने कनेक्ट किया, पिट्यूटरी कनेक्ट है किस पार्ट से,
टेस्टिस से कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्ट है, आपका पिट्यूटरी किससे कनेक्ट है, थायराइड ग्लैंड से कनेक्ट है, पिट्यूटरी किससे कनेक्ट है, एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्ट। तो डिफरेंट, सिर्फ एक एग्जांपल मैंने लिया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आपका जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जा रही है, आपका जो ब्रीदिंग है, कभी कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, हर चीज कनेक्टेड है। और इन चीजों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स ये ब्लड कर रहा है, हमारा जो ब्लड जो है फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो कर रहा है। अब ये बनते कहाँ पे? देखो मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था बोन मैरो के बारे में। जो बोन मैरो होती है, जो आपके उसमें आपकी जो बोन होती है, इलांगेटेड बोन्स होती हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, सॉफ्ट स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के इमेच्योर सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एरिथ्रोब्लास्ट कुछ सेल होती है, जो होती है एरिथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट होती है, और लास्ट में थ्रोम्बोब्लास्ट। ये सारी सेल मैच्योर होंगी और बनेंगी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तीनों मिलके ऑलमोस्ट 45% कंट्रीब्यूट करेंगी। किसका? आपके ब्लड का 45% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? आपका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। हाँ, रेस्ट 55% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वो होगा आपका जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ढेर सारा वाटर पाया था, ऑलमोस्ट 90%, तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा ऑलमोस्ट 55% कंट्रीब्यूट करता है। रेस्ट जो सेल होती है वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? वो 45% कंट्रीब्यूट करती है। ये आपका बनाता है आपका एक अलग टाइप के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिनको हम ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड भी एक टाइप के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऐसा नहीं कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बाहर चले गए, ये कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, इसलिए हमने इनको कनेक्टिव टिश्यू में ही रख दिया। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में ये है कि आप जब इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है तो ये भी थोड़ा सा आप जान लें कि इनका जो ब्लड है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन आप सिंपली ये देख सकते हैं, ब्लड जो होता है ये चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब के सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एरिथ्रोसाइट का क्या फंक्शन है, ल्यूकोसाइट का क्या फंक्शन है, थ्रोम्बोसाइट का क्या फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं। तो एरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, आपको मालूम है ये रेड ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपका जो ब्लड ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ल्यूकोसाइट है वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। थ्रोम्बोसाइट, इनके पास कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्लाज्मा के फैक्टर के साथ जुड़ के मिल के उनके साथ ब्लड क्लॉटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो प्लाज्मा में भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, जैसे आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जैसे एंटीबॉडी की तरह से ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएगा। उसमें आपका थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन होता है। ये सारे प्रोटीन इनमें होते हैं। तो दोनों मिलके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल मिलके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में वन ऑर्गन को सेकेंड ऑर्गन से कनेक्ट कराने में। आई होप कि आपको जो भी पढ़ाया गया है कार्टिलेज के बारे में, बोन के बारे में, ब्लड के बारे में, सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दें। और अगर कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पहली बार पढ़ी हुई या फिर इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बियॉन्ड द एनसीईआरटी चली गई या फिर कोई टॉपिक अगर स्किप हो गया तो फिर आप उसे ज़रूर मुझे बताएं और अच्छे से पढ़ते रहें। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।